कहानी है पुराने विचार के शिकार। भुवन की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसकी पत्नी रिंकू सेहतमंद और खूबसूरत देह की मालकिन थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। भुवन अपने बड़े भाई के साथ खेतीबाड़ी करता था। दिन भर काम करके शाम को जब घर लौटता, सुना सुना सा घर काटने को दौड़ता। भुवन के बगल में ही उसका बड़ा भाई रहता था। उसकी पत्नी राखी के 3 बच्चे दिन भर घर में गदर मचाए रखते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए रिंकू राखी के बच्चों को बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। वह उन्हीं से अपना मन बहला लेती थी। एक दिन रिंकू बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल रही थी कि राखी ने न जाने क्यों बच्चों को तुरंत वापस बुला लिया और उन्हें मारने पीटने लगी। उसकी आवाज जोर जोर से आ रही थी, तुम बार बार वहां मत जाया करो, वहां भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है, वह बांझ है, तुम अपने घर में ही खेला करो। रिंकू यह बात सुनकर उदास हो गई। कौन सी मनौती नहीं मानी थी। तमाम मंदिरों और पीर फकीरों के यहाँ माथा रगड़ आई। बीकमपुर वाली काली माई मंदिर की पुजारिन ने उससे कई टन सरसों के तेल के दिए में मंदिर में जलवा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीकमपुर वाला फकीर जब जब मंत्र फूंके हुए पानी में राख और पता नहीं कागज पर कुछ लिखा हुआ टुकड़ा घोलकर पीने को देता, बदले में उससे 100 के कई नोट ले लेता था। इतना सब करने के बाद भी उसकी गोद सूनी ही रही। अब वह क्या करे। रिंकू का जी चाहा कि वह खूब जोर जोर से रोए। उसमें क्या कमी है जो उसकी गोद खाली है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। राखी जो कह रही थी, क्या सचमुच उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो फिर कैसे वह यकीन करे। रिंकू फिर से सोच में डूब गई। लेकिन राखी तो कह रही थी कि भूत प्रेत ही मेरी गोद नहीं भरने दे रहे हैं। हो सकता है कि राखी सच कह रही हो। इस घर में कोई ऊपरी साया है जो मुझे फलने फूलने नहीं दे रहा है। नहीं तो राखी की शादी मेरे साथ हुई थी। अब तक उसके 3 बच्चे हो गए हैं और मेरा एक भी नहीं। कुछ तो वजह है। भुवन जब खेत से लौटा तो रिंकू ने उसे अपने मन की बात बताई। सुनकर भुवन ने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, रिंकू ये सब वाहियात बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। राखी भाभी अनपढ़ गंवार है, वे आंख मूंद कर ऐसी बातों पर यकीन कर लेती है। तुम चिंता मत करो, हम कल ही अस्पताल चलकर तुम्हारा और अपना भी चेकअप करा लेते हैं। भुवन भी बच्चा नहीं होने से परेशान था। दूसरे दिन अस्पताल जाने के लिए भाई के घर गाड़ी मांगने गया। भुवन के बड़े भाई ने जब सुना कि भुवन रिंकू को अस्पताल ले जा रहा है तो उसने भुवन को खूब डांटा। वह कहने लगा, अब यही बचा है, तुम्हारी औरत के शरीर से डॉक्टर हाथ लगाएगा, उसे शर्म नहीं आएगी पराए मर्द से शरीर छुआने में। तुम भी बेशर्म हो गए हो। अरे भैया, वहाँ लेडी डॉक्टर भी होती है जो केवल बच्चा जनने वाली औरतों को ही देखती हैं। भुवन ने समझाया, चुप रहो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। गांव के ओझा से झाड़ फूंक कराओ, सब ठीक हो जाएगा। भुवन चुपचाप खड़ा रहा। आज ही मैं ओझा से बात करता हूँ, वह दोपहर तक आ जाएगा। गांव की ढेरों औरतों को उसने झाड़ा है, वे ठीक हो गईं और उनके बच्चे भी हुए। भैया, ओझा भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगता है। झाड़ फूंक से बच्चा नहीं होता, जिस्मानी कमजोरी के चलते भी बच्चा नहीं होता है। इसे केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। भुवन ने फिर समझाया। बड़ा भाई नहीं माना। दोपहर के समय ओझा आया। भुवन का बड़ा भाई भी साथ था। भुवन उस समय खेत पर गया था। रिंकू अकेली थी। वह रिंकू को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा। रिंकू को ओझा मदारी की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वह थोड़ी देर के लिए घबरा सी गई। साथ में बड़े भैया थे, इसलिए उसका डर कुछ कम हुआ। ओझा ने की एक आवाज अपने मुंह से निकाली और बड़े भैया की ओर मुंह करके बोला, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। यह कभी बसवारी में गई थी, पूछो इससे। हाँ बहू, तुम वहां गई थी क्या? बड़े भैया ने पूछा। शाम के समय गई थी मैं, रिंकू ने कहा। वहीं इसने एक लाल कपड़े को लंग दिया था। वह चुड़ैल का रुमाल था। वह चुड़ैल किसी जवान औरत को अपनी चेली बनाकर चुड़ैल विद्या सिखाना चाहती है। इसने लांघा है, अब वह इसे डायन विद्या सिखाना चाहती है, तभी से वह इसके पीछे पड़ी है।
वह इसका बच्चा नहीं होने देगी। रिंकू यह सुनकर थरथर कांपने लगी। क्या करना होगा? बड़े भैया ने हाथ जोड़कर पूछा। पैसा खर्च करना होगा। मंत्रजाप से चुड़ैल को भगाना होगा, ओझा ने कहा। मंत्रजाप के लिए ओझा ने दारू, मुर्गा व हवन का सामान मंगवा लिया। दूसरे दिन से ही ओझा वहां आने लगा। जब वह रिंकू को झाड़ने के लिए आता, राखी भी रिंकू के पास आ जाती। एक दिन राखी को कोई काम याद आ गया। वह आ न सकी। घर में रिंकू को अकेला देख ओझा ने पूछा, राखी नहीं आई? रिंकू ने नमे गर्दन हिला दी। ओझा ने अपना काम शुरू कर दिया। रिंकू ओझा के सामने बैठी थी। ओझा मुंह में कुछ बुदबुदाता हुआ रिंकू के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हाथ से छू रहा था। ऐसा उसने कई बार दोहराया। फिर वह उसके कोमल अंगों को बार बार दबाने की कोशिश करने लगा। रिंकू को समझते देर नहीं लगी कि ओझा उसके बदन से खेल रहा है। उसने आव देखा न ताव एक झटके से खड़ी हो गई। यह देखकर ओझा सकपका गया। वह कुछ बोलता, इससे पहले रिंकू ने दबी आवाज में उसे धमकाया। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं समझ रही हूँ। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो सचमुच मेरे ऊपर चुड़ैल सवार हो रही है। ओझा ने चुपचाप अपना सामान उठाया और उल्टे पैर भागा। उसी समय राखी आ गई। उसने सुन लिया कि रिंकू ने अभी अभी अपने ऊपर चुड़ैल सवार होने की बात कही है। वह नहीं चाहती थी कि रिंकू को बच्चा हो। राखी के दिमाग में चल रहा था कि रिंकू और भुवन के बच्चे नहीं होंगे तो सारी जमीन जायदाद के मालिक उसके बच्चे हो जाएंगे। भुवन के बड़े भाई के मन में खोट नहीं था। वह चाहता था कि भुवन और रिंकू के बच्चे हों। रिंकू को चुड़ैल अपनी चेली बनाना चाहती है। यह बात गांव वालों से छिपा कर रखी थी, लेकिन राखी जानती थी। उसकी जबान बहुत चलती थी। उसने राज की यह बात गांव की औरतों के बीच खोल दी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि रिंकू बच्चा होने के लिए रात के अंधेरे में चुड़ैल के पास जाती है। अब तो गांव की औरतें रिंकू से कतराने लगी। उसके सामने आने से बचने लगी। रिंकू उनसे कुछ पूछती भी तो वे उससे सीधे मुंह बात न करके कन्नी काट कर निकल जाती। पूरा गांव उसे शक की नजर से देखने लगा। रिंकू के बुलाने पर भी राखी अपने बच्चों को उसके पास नहीं भेजती थी। 2-3 दिन से भुवन का पड़ोसी रामदा का बेटा बीमार था। रामदा की पत्नी जानती थी कि रिंकू डायन विद्या सीख रही है। वह बेटे को गोद में उठा लाए और तेज आवाज में चिल्लाते हुए भुवन के घर में घुसने लगी। कहाँ है रे रिंकू डायन? तू डायन विद्या सीख रही है न? ले, मेरा बेटा बीमार हो गया है। इसे तूने ही निशाना बनाया है। अगर अभी तूने इसे ठीक नहीं किया तो मैं पूरे गांव में नंगा करके नचाऊंगी। शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक पड़ोसन फूलकली कह रही थी, रिंकू ने ही बच्चे पर कुछ किया है, नहीं तो कल तक वह भलाचंगा खा पी रहा था। यह सब इसी का किया धरा है। दूसरी पड़ोसन सुखिया कह रही थी, रिंकू को सबक नहीं सिखाया गया तो वह गांव के सारे बच्चों को इसी तरह मारकर खा जाएगी। रिंकू घर में अकेली थी। औरतों की बात सुनकर वह डर से रोने लगी। वह अपने आप को कोसने लगी। क्यों नहीं उनकी बात मानकर अस्पताल चली गई। जेठ जी के कहने में आकर ओझा से इलाज कराना चाहा, मगर वह तो एक नंबर का घटिया इंसान था। अगर मैं उसकी चाल में फंस गई होती तो भुवन को मुंह दिखाने के लायक भी न रहती। बाहर औरतें उसे घर से निकालने के लिए दरवाजा पीट रही थीं। तब तक भुवन खेत से आ गया। अपने घर के बाहर जमा भीड़ देखकर वह डर गया। फिर हिम्मत करके भुवन ने पूछा, क्या बात है भाभी? रिंकू को क्या हुआ है? तुम्हारी औरत डायन विद्या सीख रही है। ये देखो, किशुना का क्या हाल कर दिया है। 4 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है इसने। रामधनी काकी ने कहा। गुस्से से पागल भुवन ने गांव वालों को ललकारा, खबरदार, किसी ने रिंकू पर इल्जाम लगाया तो वह मेरी जीवन संगिनी है। उसे बदनाम मत करो। मैं एक एक को सचमुच में मार डालूंगा। किसी में हिम्मत है तो रिंकू पर हाथ उठा कर देख ले। इतना कहकर वह राखी भाभी का हाथ पकड़कर खींच लाया। यह सब इसी का किया धरा है। बोलो भाभी, तुमने ही गांव की औरतों को यह सब बताया है, झूठ मत बोलना। सरला चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सरला चाची भी वहां सामने ही खड़ी थी। राखी उन्हें देखकर अंदर तक कांप गई। उसने अपनी गलती मान ली। भुवन ओझा को भी पकड़ लाया।
मक्कार कहीं का, तुम्हारी सजा जेल में होगी। दूर खड़े बड़े भैया की नजरें झुकी हुई थीं। वे अपनी भूल पर पछतावा कर रहे थे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।